हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज हम जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट इसकी जो यूनिट 4 है उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जो टॉपिक्स हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो है, फर्स्ट इज़ मैथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, सेकेंड इज़ प्रोटीन बाइंडिंग एंड थर्ड इज़ काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस यूनिट के नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। चलिए आज के टॉपिक्स जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि मैथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्सेशन जो है उसका फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। इस चीज़ का हम एनालिसिस करेंगे डिफरेंट मेथड्स के द्वारा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस हो जाता है तो हमें ये पता करना होता है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम 4 जो मेथड्स हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड इज़ जॉब्स मेथड और इसको कंटिन्यूस वेरिएशन मेथड भी कहते हैं। सेकेंड इज़ पीएच टाइट्रेशन मेथड, थर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड फोर्थ इज़ सॉल्युबिलिटी मेथड। ठीक है, इन सारे मेथड्स को हम 1 बाय 1 करके डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड इज़ जॉब्स मेथड और कंटिन्यूस वेरिएशन मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो कंबाइन होंगे, ठीक है, एंड वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगी, तो उससे क्या होगा कि जब वो स्पीशीज़ अलग अलग थी एंड जब वो कंबाइन हुई तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसके अंदर कुछ चेंज आएगा अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ तो। ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके अंदर कोई चेंज आया या फिर नहीं आया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई जैसे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनको हम कंपेयर करते हैं। इनके बारे में हम देखते हैं कि जब स्पीशीज़ जो हैं वो अलग अलग थी एंड जो फाइनली कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, इन दोनों ही टाइम पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके अंदर कोई भी चेंज आया या फिर नहीं आया, ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे A+B 2 स्पीशीज़ जो है वो कंबाइन हो गई, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेगी जैसे कि ए एंड बी की प्रॉपर्टीज़ थी। बट अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ तो उससे क्या होगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी कॉम्प्लेक्स की वो ए एंड बी की जो प्रॉपर्टीज़ थी उससे अलग होगी। इस तरीके से जो हम जॉब्स मेथड की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ या फिर नहीं हुआ। सेकेंड आता है पीएच टाइट्रेशन मेथड। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब 2 स्पीशीज़ अलग अलग है एंड देन उसके बाद में जब वो दोनों स्पीशीज़ कंबाइन होकर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं तो इससे क्या होगा, पीएच के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही। यही चीज़ हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्सेशन होगा तो उससे पीएच जो है वो भी चेंज होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पहले जब 2 जो स्पीशीज़ है वो अलग अलग थी तब उनका पीएच क्या था, देन कॉम्प्लेक्सेशन के बाद जो है उसका पीएच क्या निकला। अगर जो पीएच की वैल्यू है वो चेंज होगी, इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू वही पहले जैसी सेम रहेगी, इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। पीएच टाइट्रेशन मेथड को यूज़ किया जाता है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को एनालाइज करने के लिए जिसमें कॉम्प्लेक्सेशन के बाद जो है वो पीएच चेंज होता है। ठीक है, नहीं तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं जिनके फॉर्मेशन के बाद पीएच के अंदर कोई चेंज आता ही नहीं है। तो अगर हम इस मेथड को यूज़ करेंगे तो हमारा जो एनालिसिस है वो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हम वहीं पर पीएच टाइट्रेशन मेथड को यूज़ करते हैं जहाँ पर कॉम्प्लेक्सेशन के बाद में पीएच चेंज होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आ गया। फर्स्ट इज किलेशन ऑफ कैल्शियम आयंस बाय ईडीटीए। ठीक है, जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है कैल्शियम आयंस एंड ईडीटीए के बीच में, तो वहाँ पर जो हम पीएच टाइट्रेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज किलेशन ऑफ क्यूप्रिक आयंस बाय ग्लाइसिन मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है इसे डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इसकी रिएक्शन आएगी Cu2 प्लस 2NH3 प्लस CH2COO माइनस। इससे फॉर्मेशन होता है CuNH2 CH2COO होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस 2H, ये इसकी रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सेशन के बाद में जो पीएच की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को हम शो कर सकते हैं ग्राफ को प्लॉट करके पीएच एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH इन मिलीलीटर के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा।
यहाँ पर जो ऊपर वाला ग्राफ है ये सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन के लिए है, इसे हम फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। एंड जो नीचे वाला ग्राफ बन रहा है ये है ग्लाइसिन एंड कॉपर के लिए, एंड इसे जो है हम सेकंड कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पीएच टाइट्रेशन मेथड की मदद से एनालाइज कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर हम सिंपली स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आता है, इन चीज़ों को हम निकाल करके ये पता लगाते हैं कॉम्प्लेक्सेशन हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लेक्सेशन से क्या होता है कि जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालते हैं, एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मतलब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है वो हो गया है, तभी जो कंपाउंड है वो स्टेबल हुआ है। सो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड देन स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वही हम इस मेथड के अंदर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जब हम दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर एक सॉल्यूट को डालते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी मदद से क्या होता है हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, जब आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड का कॉम्प्लेक्सेशन किया जाता है तो इसके इनिशियल स्टेप में क्या होता है कि जो इमिसिबल सिस्टम होता है कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर का, उसे कंबाइन किया जाता है आयोडीन के। सो इस सिस्टम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के की वैल्यू क्या आएगी, के वुड बी इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर और एक्वस फेज। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, के जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, आई ओ जो है ये आयोडीन की कंसनट्रेशन ऑर्गेनिक फेज के अंदर जो कि यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड है, देन आई डब्ल्यू का मतलब है आयोडीन की कंसनट्रेशन एक्वस फेज के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, इनका जो इमिसिबल सिस्टम है उसे आयोडीन के साथ में कंबाइन करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों फेजेस के बीच में। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स आयोडीन की कंसनट्रेशन है एक्वस फेज के अंदर वो कैसे निकलेगी, कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म वुड बी इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस टोटल माइनस कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस फ्री। ठीक है, अब जो आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड है ये इक्विमोलर मतलब सेम सेम कंसनट्रेशन के अंदर कंबाइन होंगे एंड एक सिंपल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कॉम्प्लेक्स है वो इक्वल टू होगी कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन कॉम्प्लेक्स। सो फाइनली हमारे पास जो फ्री पोटेशियम आयोडाइड की कंसनट्रेशन होगी वो इक्वल टू आएगी कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड टोटल माइनस कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो टोटल में से जब हम कॉम्प्लेक्स को माइनस कर देंगे, इससे हमारे पास जो फ्री पोटेशियम आयोडाइड है उसकी कंसनट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अब फाइनली इन सब वैल्यू से जो है हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को निकाल सकते हैं, जो हमारा मेन मकसद था। यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू इक्वल टू आएगी कंसनट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन मल्टीप्लाइड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ फ्री पोटेशियम आयोडाइड। इसकी मदद से हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्टेबल हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, एंड इसका मतलब होगा कि कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इस तरीके से जो हम एनालाइज कर पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ या फिर नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सॉल्युबिलिटी मेथड। सॉल्युबिलिटी मेथड के अंदर क्या करते हैं हम, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वो बेस्ड होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर के कॉम्प्लेक्स बन रहा है उनकी स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की प्रेजेंस में, इस चीज़ के ऊपर जो हमारा सॉल्युबिलिटी मेथड डिपेंड करता है, एंड इसके अंदर भी हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सॉल्युबिलिटी मेथड के अंदर हम एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर हम y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, एंड x एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। सो इस ग्राफ के अंदर ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, ए टू बी जो है ये पूरा कंप्लीट सैचुरेशन पॉइंट होता है। देन बी के बाद में जो है एक्सेस ड्रग जो होती है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, लास्ट में जो है जो हायर कॉम्प्लेक्स होता है उसके लिए ग्राफ जो है इस तरीके से प्लॉट होता है। ठीक है, तो जनरल बेसिक ग्राफ जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के बीच में इस तरीके से प्लॉट होता है। देन जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है उसकी कंसंट्रेशन जो है उसे हम
ग्राफ से डायरेक्टली ही निकाल सकते हैं। कैसे? जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की कंसंट्रेशन होती है वो होती है इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ड्रग इन कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कितनी ड्रग कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय कितना कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो है वो प्रेजेंट है उसके मोल्स। इस चीज़ से जो है हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ पाबा है, पाबा इज पैरा अमीन बेंजोइक एसिड। सो पाबा का कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है कैफीन के साथ में। पाबा प्लस कैफीन से पाबा कैफीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट के इक्वल टू क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ पाबा कैफीन कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ पाबा मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ कैफीन। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्सेशन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, अगर जो वैल्यू के की है वो डिक्रीज होती है या फिर के की वैल्यू जो है वो कम होती है, इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्सेशन के चांसेस जो हैं वो कम है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कंप्लीट सॉल्युबिलिटी मेथड। सो इस तरीके से इन मेथड्स के द्वारा जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सेशन होने के बाद में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है वो हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन बाइंडिंग। सो प्रोटीन बाइंडिंग जो है इसका सिंपली मतलब ये होता है कि ड्रग एंड प्रोटीन इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी चीज़ को हम प्रोटीन बाइंडिंग या फिर प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब जो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोटीन बाइंडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये सारे जो ब्लड प्रोटीन्स हैं ये प्रोटीन बाइंडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ड्रग एंड प्रोटीन के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। नो, जो प्रोटीन बाइंडिंग है इसके दो तरीके से मैकेनिज्म हो सकते हैं। एक तो होता है रिवर्सिबल एंड दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ में बाइंड होती है बहुत ही वीक फोर्सेस के द्वारा, जैसे कि वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई। सो जो ड्रग एंड प्रोटीन है वो ईजिली एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही वीक फोर्सेस के द्वारा एक दूसरे के साथ में बाइंडेड है। ठीक है, तो जो प्रोटीन है वो ड्रग को ईजिली रिलीज कर देता है एंड ड्रग जो है वो फ्री हो जाती है एंड वो रिसेप्टर के साथ में बाइंड कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर ड्रग जो है वो प्रोटीन से फ्री हो गई एंड वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकती है, तो इस वजह से जो रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग होती है रिस्पॉन्सिबल होती है ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि ड्रग जो होती है वो फाइनली अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन कब प्रोड्यूस करती है? जब वो जाकर के रिसेप्टर से बाइंड होती है। ठीक है, तो इसलिए रिवर्सिबल मैकेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो प्रोटीन के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के द्वारा बाइंड होती है, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो ड्रग जब बाइंड करती है प्रोटीन के साथ में तो वापस से रिलीज नहीं हो सकती है एंड ड्रग जो है वो फ्री नहीं होती है। तो इस वजह से इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, इस तरीके से जो है दो मैकेनिज्म होते हैं प्रोटीन बाइंडिंग के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। मतलब प्रोटीन एंड ड्रग की जो बाइंडिंग होती है इस चीज़ को इफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले आते हैं ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि ड्रग से रिलेटेड होते हैं। इसके अंदर आती है ड्रग्स फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ड्रग्स की जो फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो। एंड दूसरा ड्रग्स कंसंट्रेशन इन बॉडी, मतलब ड्रग की बॉडी के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है। सेकेंड इज प्रोटीन रिलेटेड फैक्टर्स। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट अ बाइंडिंग एजेंट एग्जिबिट्स। सो एक बाइंडिंग एजेंट जो है उसके अंदर कितनी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड इज प्रोटीन्स और बाइंडिंग एजेंट्स कंसंट्रेशन एंड फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोटीन की एंड बाइंडिंग एजेंट की कितनी कंसंट्रेशन होती है और उसकी क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्रग इंटरैक्शंस। अब ड्रग इंटरैक्शंस मतलब ड्रग जो है वो किस तरीके से इंटरैक्ट करती है इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अंदर फर्स्ट आता है कॉम्पिटिशन बिटवीन ड्रग्स फॉर द बाइंडिंग साइट। मतलब अगर कोई भी दो ड्रग है तो उनके अंदर
कैसा कंपटीशन है बाइंडिंग साइट के लिए, इस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज एलोस्टेरिक चेंजेस इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या एलोस्टेरिक चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, तो पेशेंट रिलेटेड भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो इफेक्ट होती है। फर्स्ट आता है एज ऑफ पेशेंट एंड सेकेंड आता है डिजीज स्टेट्स, मतलब जिस डिज़ीज़ के लिए हम वो ड्रग दे रहे हैं वो डिज़ीज़ जो है वो किस स्टेट पर है, किस स्टेज पर है, ये चीज़ भी उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है ड्रग्स की उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम के अंदर डायरेक्टली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है कि काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, इतना ही लिखा होता है, तो उसके अंदर हमें यही जो अभी हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट काइनेटिक्स जो है प्रोटीन बाइंडिंग की वो लिख के आनी होती है। सो अगर यहाँ पर P जो है वो प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है एंड D जो है वो ड्रग को रिप्रेजेंट करता है, तो जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर, तो उससे हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, P + D से बनता है PD, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे Ka मतलब एसोसिएशन कांस्टेंट, यहाँ पर प्रोटीन एंड ड्रग जो है वो एसोसिएट होकर के प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू आएगी कंसनट्रेशन ऑफ PD डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ P मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ D, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ PD की वैल्यू आ जाएगी, इट इज़ इक्वल टू Ka इंटू कंसनट्रेशन ऑफ P इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D। अब यहाँ पर Ka का मतलब है एसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ P का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री प्रोटीन, कंसंट्रेशन ऑफ D का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग एंड कंसंट्रेशन ऑफ PD का मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ PD का मतलब लेते हैं कि टोटल प्रोटीन की कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो टोटल प्रोटीन की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ P प्लस कंसंट्रेशन ऑफ PD, ठीक है। अगर R जो है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग जो कि टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन से बाउंडेड है, ठीक है। अगर हम R जो है इसे हम एज्यूम करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग जो है वो टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन से बाउंडेड है, तो R आ क्या जाएगा, R की वैल्यू इक्वल टू आएगी कंसंट्रेशन ऑफ PD डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PT, ठीक है। सो इट वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PD डिवाइडेड बाय PT की वैल्यू हमने अभी ऊपर देखी थी, इट इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ P प्लस कंसंट्रेशन ऑफ PD। एंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कंसंट्रेशन ऑफ PD की भी वैल्यू अभी देखी थी, दैट इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ P मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ P एंड PD की जगह हम वही वैल्यू पुट कर देंगे, तो इससे हमारे पास R की वैल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, Ka मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय Ka मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D प्लस 1, ठीक है। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन अभी हमारे पास आई है, ये इक्वेशन एप्लीकेबल होती है जब सिर्फ और सिर्फ एक बाइंडिंग साइट जो है वो प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि n नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स जो है वो प्रोटीन के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, पर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन के ऊपर अवेलेबल है, तो हमारे पास R की वैल्यू इक्वल्स टू आ जाएगी n से हम उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पे हम इक्वेशन को इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो इससे क्या होगा 1/r वुड बी इक्वल टू 1/n मल्टीप्लाइड बाय 1/Ka मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो जब हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 1/r इक्वल टू 1/n Ka मल्टीप्लाइड बाय 1 कंसंट्रेशन ऑफ D एंड प्लस 1/V। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे 1/r एंड 1/D जो है इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिस ग्राफ को हम क्लॉट्स डबल रेसिप्रोकल प्लॉट कहते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है हमारे पास इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा 1/r एंड 1 कंसंट्रेशन ऑफ D के बीच में, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास बनेगा एंड स्लोप इक्वल टू आ जाएगा 1/n Ka, ठीक है। इस तरीके से सिंपली जो हम काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको बहुत ही ईजिली ये समझ आ जाएगा एंड आप ईजिली इसे एग्जाम के अंदर भी लिख के आ सकते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।